वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका RSSB लैब असिस्टेंट का पेपर है उसके बारे में। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट के पेपर के बारे में अपन पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये पेपर है जो आपका कहाँ का है, 2022 का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो 100 रहती है, जो आपके टोटल पर्सन रहते हैं, और 200 नंबर का पेपर रहता है जिसमें अपन बात करेंगे मेनली फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये सीरीज है तो इसमें अपन फिजिक्स की बात करेंगे, फिर अगला वीडियो केमिस्ट्री और फिर अगला वीडियो बायोलॉजी पर लाएंगे। तो देखते हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट 2022 का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेपर है। तो पहला प्रश्न है कि एक स्रोत है उसमें 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित होती है, लेकिन प्रेक्षक को 390 हर्ट्ज सुनाई देता है, तो यह क्या कारण है। एक स्रोत है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एक स्रोत ए है और ये कोई एक स्रोत बी है। अब ए स्रोत से तो 400 हर्ट्ज की आवृत्ति निकल रही है, लेकिन बी स्रोत है उसको आपको 390 ही हर्ट्ज की आवृत्ति सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो स्रोत है वो इससे दूर जा रहा है, तभी तो उसको ये 400 में से 390 मतलब कम सुनाई दे रही है। इसका मतलब जो आपका प्रेक्षक है वो दूर जा रहा है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो लैब असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक बेस आते हैं प्लस डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला बेस। एक दो क्वेश्चन आएंगे ट्रिक बेस और डायरेक्ट आएंगे फार्मूला बेस, ये दो ही इसमें लैब असिस्टेंट के पेपर में चलता है, ट्रिक और फार्मूला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका गाउस के नियम पर आधारित है, जो आपका गाउस का नियम है उस पर आधारित है। तो गाउस नियम तो अपन सभी को जानते हैं क्या होता है गाउस नियम। गाउस नियम की बात करें तो वो होता है सिग्मा फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूछ रहा है कि जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है। तो अपन जानते हैं जो फाई होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो समान परिमाण के आवेश हैं, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे से F बल लगाते हैं। मान लेते हैं ये कोई आवेश Q है और ये भी कोई आवेश Q2 है। ठीक है, तो ये समान दूरी पर रखे हैं और F बल लगाते हैं और इनके बीच की दूरी क्या है r। तो यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य बल क्या होगा। ये कह रहा है कि जो उनके आवेश हैं उनको आप आधा कर दो। तो मतलब जो आवेश हैं जैसे कि अपन जानते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू स्क्वायर के बटे आर स्क्वायर के। क्यू स्क्वायर क्योंकि हमने क्यू और क्यू को गुणा करके लिख दिया है क्यू स्क्वायर, क्योंकि समान आवेश है। तो अपन ने क्या कहा, क्यू स्क्वायर को आधा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एफ को अपन ने क्या कर दिया आधा, तो क्यू है, क्यू को अपन ने क्या कर दिया आधा, तो क्यू को आधा किया तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 2 आर। ठीक है, तो आर को अपन ने क्या किया दुगुना कर दिया तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, दूरी को पहले आर थी अब 2r कर दी, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो f बराबर आता है हमारे पास क्यू स्क्वायर बट्टे यहाँ पर आ जाता है आपका आर स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और बट्टे यहाँ पे 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और 4 16, तो यहाँ पे 16, तो फिर ये क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएंगे तो आपका जो बल आएगा वो कितना आएगा F बाई 16 आएगा। ठीक है, तो F बाई 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जो आपका नाभिक वाला चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नाभिक वाला चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। इसमें अपन ने नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। तो नाभिक वाले चैप्टर में नाभिकीय बंधन ऊर्जा अपन पढ़ते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है, जिसको अपन EB से लिखते हैं वो किसके बराबर होती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा जिसको अपन EB से लिखते हैं वो डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर होती है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन ये। यहाँ पे तो इसका होल स्क्वायर किया गया है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये बड़ा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है डेल्टा EB, वो होती है डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर होती है, MC स्क्वायर के बराबर होती है। ये आइंस्टीन के समीकरण से ही पैदा हुई है, जैसे कि E बराबर MC स्क्वायर होता है ना, वैसे ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो किसके समानुपाती होती है। तो अपन जानते हैं जो नाभिक की त्रिज्या है r, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नाभिक के जो आपके नाभिक की त्रिज्या है, जो नाभिक का जो आकार होता है उसके 1/3 के
समानुपाती होती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वही आपको याद रखना है। तो इसमें एक रिलेशन भी आता है कि R बराबर R0 a⁻1/3, ये एक सूत्र होता है आपका, नाभिक वाले चैप्टर से ही लिया गया है। ये भी वापस चैप्टर कौन सा है, नाभिक वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया गया है। तो नाभिक वाले चैप्टर से देखो 2 क्वेश्चन आ गए। फिर अगला है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि जो एक दिष्टकारी होता है उसका काम क्या होता है, दिष्टकारी का उपयोग क्या होता है। दिष्टकारी का उपयोग अपन जानते हैं कि दिष्टकारी क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। दिष्टकारी जिसको अपन रेक्टिफायर कहते हैं, जो अपना रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर का एक सिंपल सा कार्य है, जो डीसी करंट आएगी उसको ये किसमें बदल देगा, एसी में। ठीक है। और दो नीचे वाले ऑप्शन में ये कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है, तो ट्रांसफॉर्मर ये कार्य करता है, जो उच्च वोल्टा और निम्न वोल्टा में परिवर्तित करता है, वो करता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कोणीय समय क्या होता है। कोणीय समय को अपन जे से लिखते हैं, जे वेक्टर से लिखते हैं, जो कि आपका होता है पी वेक्टर गुणा में आपका होता है आर वेक्टर। ठीक है। ये जो आर गुणा एफ है, ये तो अपन पढ़ते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है, टो होता है। टो होता है आर गुणा एफ होता है। ठीक है। जिसको अपन ऐसे टो लिख के पढ़ते हैं, वो होता है आर गुणा एफ। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पी गुणा आर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक इसमें पूछा गया है कि ये भी एकदम आपका फॉर्मूला बेस है कि ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। ये कोई ठोस गोला है। ठीक है। तो उसमें एक तो ये अक्ष होती है और ये एक अक्ष होती है। इस अक्ष के सापेक्ष अपने को पूछा गया है, जो इस अक्ष के सापेक्ष कितना होगा, तो अपन वो समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएं। आई डी बराबर इसका जो मिड में जाता है वो आता है 2/5 mr² प्लस जो आपका mr²। तो 2/5 mr² प्लस mr² का मान कितना आ जाएगा आपका 7/5। ये भी एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 7/5 mr²। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है वो होता है आपका नाभिकीय रिएक्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ये नाभिकीय बम होता है वो है अनियंत्रित श्रृंखला का जो उदाहरण है। एक तो होती है अनियंत्रित, ठीक है, अनकंट्रोल होती है, अनियंत्रित होती है। ठीक है। और एक होती है नियंत्रित। तो अनियंत्रित का उदाहरण तो हो जाएगा आपका कौन सा, नाभिकीय बम। और नियंत्रित का उदाहरण हो जाएगा आपका, नाभिकीय बम को अपन एटॉमिक बम भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियर बम कहते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो नाभिकीय बम हो जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला का उदाहरण, और नियंत्रित श्रृंखला का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट न्यूक्लियस चैप्टर से आया है। तो न्यूक्लियस चैप्टर से इसमें खासे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो खासकर जो आपका न्यूक्लियस वाला चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ठीक है। जो नाभिक वाला चैप्टर है, क्योंकि उसके शॉर्ट एकदम बेसिक और एकदम कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट भी होते हैं और सीधे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। भंजक क्षेत्र में एक जेनेट डायोड व्यवहार करता है। तो अपन जेनेट डायोड का ऐसे डायग्राम बनाते हैं, तो ये एक तो निश्चित रूप से फिर जाता है और फिर यहाँ पर एकदम अचानक इसका भंजन हो जाता है। तो जहाँ पर ये भंजन होता है वहाँ पर जो वीडी होता है वो नियत वोल्टता स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो भंजक क्षेत्र में जो एक जेनेट डायोड होता है वो नियत वोल्टता स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दो दर हुए ए व बी इस प्रकार है कि बी से ए का पृष्ठ तनाव आधा व घनत्व दुगुना है। यदि दरु कोशिका नली में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो समान कोशिका नली में दरु कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो इसका ये फॉर्मूला होता है h बराबर 2t cos थीटा बटे आर डी जी। तो अपन जानते हैं जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, t और d के। तो इसमें अगर अपन फॉर्मूला लगाएं h1 बटे h2 बराबर t2 बटे d1 बटे t2 और d2 बटे d1, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 बटे 2 t2। तो इसको ये सॉल्व करने पर इसमें अपने को बताया गया है कि जो B से A का पृष्ठ तनाव आधा व घनत्व दुगुना है। तो इसमें अगर अपन वैल्यू रखें तो यहाँ पर h1 बटे जो h2 आएगी वो आ जाएगा 1 बटे 4th। तो h1 आ जाएगा आपका 4h2। ठीक है।
तो H1 आ जाएगा 4H2 और H2 का मान अपने को कितना दे रखा है, ठीक है, H2 का मान दे रखा है 2, तो यहाँ पर करें तो 2 गुणा 4, तो यहाँ पर आपका 8, ये 8 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसको मीटर में करेंगे तो ये 0.8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है इसको सॉल्व करने पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि यंग के जो द्विलिष्ट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल रंग, ठीक है, लाल रंग के लिए जो होता है लैम्डा वो न्यूनतम होती है। अगला है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन जो कण होते हैं वह ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है, ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं कोई आपका कंपन तल है, ठीक है, ये मान लेते हैं जो आपका है कंपन तल, ठीक है, और इसी के लंबवत पड़ा है आपका ध्रुवण तल, तो इनके बीच जो कोण होगा वो होगा थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है कि ये लंबवत होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक सेल लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है तो उसे क्या दिखाई देता है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करेगा तो उसको ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर आता है दोलन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो दोलन की कुल ऊर्जा अपन जानते हैं कितनी होती है 1/2, ठीक है, एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट और ओमेगा का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इसमें क्या होगा, जो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है। अब कम कैसे होता है वो देखते हैं। तो जो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो T बराबर 2π/√L/G होता है, ठीक है। तो अब इसको समझना कि जो झूले का आवर्तकाल है किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि T आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। तो अगर यहाँ पर जो आपकी जो पहले जो लड़की बैठी थी अब वो खड़ी हो गई है, ठीक है, तो झूले का आवर्तकाल है वो कैसे होगा। तो खड़ी हो गई है तो गुरुत्वीय केंद्र होता है वो अब विस्थापित हो गया है, ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र विस्थापित हो गया है, तो क्या होगा, जो आपका आवर्तकाल है आवर्तकाल हो जाएगा कम, आवर्तकाल कम हो जाएगा और जो आपका वेग है वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, एक तो इसमें जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा और जो आपका वेग है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें अपने को ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट लग रहा है क्योंकि आवर्तकाल है इसमें कम हो जाएगा और आवर्तकाल कम होगा तो आपकी जो लंबाई है वो भी क्या होगी, वापस घट जाएगी। तो इसमें लंबाई घटने पर क्या होता है, आवर्तकाल घट जाता है और वेग आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दो सरल आवर्त गति है वो निम्न समीकरण द्वारा दर्शाई गई है। फिर इसमें ये दो गतियां दे रखी हैं, तो कण एक के सापेक्ष कण दो का जो कालांतर वेग हुआ वो कितना होगा। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा इसमें लेंथी पड़ जाता है, तो इसका अपन डायरेक्ट आंसर देखते हैं -π/6। अब सापेक्ष पूछा है तो अपन प्लस का जो π/6 ना लेके -π/6 लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है। तो एनर्जी कितनी होगी, आपकी जो एनर्जी होगी वो होगी 13.6, ठीक है, ये होती है Z/n²। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी आपकी वो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये आपके पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कितनी होती है। तो चाल अपन जानते हैं कितनी होती है। तो जो आपका वेग होता है वो क्या होता है दोस्तों, दाब बटे घनत्व होता है, वो भी क्या होता है रूट में। तो रूट में होता है आपका दाब बटे घनत्व, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा, दाब को अपन क्या लिखेंगे, V बराबर हो जाएगा आपका दाब बटे घनत्व। तो दाब बटे घनत्व, तो जो आपका V का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, दाब को अपन किससे लिखते हैं P से और घनत्व को अपन किससे लिखते हैं रो से, तो P/ρ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तरंगें ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। जो अपरिगामी तरंगें होती हैं वो ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं क्योंकि ये तरंगें होती हैं जो आपके लौट के वापस वहीं आ जाती हैं, ठीक है, जो अपने जो मेन स्थान होता है वहाँ से लौट के वापस आ जाती हैं, तो ये ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन की ऊष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेल्सियस है व सिंक का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो इंजन की दक्षता होती है वो आपकी 1 माइनस, तो जो दक्षता होगी वो 1 माइनस T2/T1 होगी। T2 का तापमान कितना है अपन देखते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 में अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। और वहीं पर अगर आप 327 को 273 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 केल्विन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीटा बराबर 1 माइनस ये हो जाएंगे आपके 300 T2 और T1 का मान कितना है 600। तो यहाँ पे जो नीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा पीछे 1/2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि रुद्धोष्म प्रसार के लिए पीटी संबंध दिया जाए तो वो क्या होगा। तो रुद्धोष्म प्रकार के लिए पीटी संबंध का मान होता है पीटी 1 माइनस जो गामा और टी गामा स्थिरांक हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस में गामा और टी गामा और बराबर ये होता है यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ का जो प्रथम नियम है और जो सेकंड नियम है वो किस पर आधारित होता है। जो केवीएल का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, और केवीएल के किरचॉफ के दो नियम थे, प्रथम नियम और सेकंड नियम, ठीक है। जो प्रथम नियम है वो तो आपका किसका है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जो सेकंड नियम है वो आपका किसका है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो 1 वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप में 55 सेंटीमीटर पर आता है तो इसके 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आ जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है वो R बराबर L1 माइनस L2/L2 गुना R होता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर जो L1 का मान है वो कितना है, ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 50/50 गुणा R का मान है 10। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पर 55 माइनस 50 हो जाएगा 5/50 हो जाएगा। जो आपका ये वैल्यू आएगी वो 50/50 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1। तो इसका 1 ओम आंसर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इस डायरेक्ट फार्मूले से ही आपका ये आंसर निकला है। आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, ये विद्युत धारा वाले चैप्टर में से है। तो इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अपने को किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात ना होगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें जो अपने पास फॉर्मूला लगेगा वो केवीएल सेकंड लॉ लगेगा। केवीएल का सेकंड लॉ मतलब किरचॉफ का जो आपका सेकंड नियम है वो यूज में आएगा। सेकंड नियम में जो सेकंड नियम है वो यूज में आएगा और इसका जो आंसर होगा वो आपका 1.5 ओम होगा। और इसको जो कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लंबा है तो वीडियो लंबा नहीं हो जाए तो अपने को ये सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय कितना होता है। तो अपन जानते हैं जो NH/2π वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके n का मान 3 रखना है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3π। ये फॉर्मूला होता है ना J बराबर NH/2π। तो यहाँ पर n का मान 3 रखेंगे, कक्षा तीसरी है तो ये NH/2π वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि दो आवेशों प्लस Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य पर एक आवेश Q रखा है तो ये तीनों आवेश निकाय में होंगे तो Q आवेश का मान कितना होगा। ये ऐसे बता रहा है कि ये दो आवेश हैं, ठीक है, एक तो ये Q है, ठीक है, और एक ये प्लस Q है, दो प्लस Q आवेश है, ठीक है, और इनको जो मिलाने वाली रेखा है उसके मध्य बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है Q। तो मध्य बिंदु पर आवेश Q रखा हुआ है तो इस आवेश का Q का मान क्या होगा जब संतुलन की अवस्था में होगी। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, F1 प्लस जो F2 होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो F1 प्लस F2 0 होता है तो यहाँ पे KQ/R² प्लस KQ/R
आर स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको अपन सॉल्व करें तो इसमें अपने को फोर्स निकालना है F1 बटे F2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको वापस सॉल्व करें तो इसमें दो आवेश दे रखे हैं बेसिकली। एक तो आवेश है Q1 प्लस Q1 है, ठीक है, और दूसरा भी आपका आवेश है वो भी प्लस Q है। और जो इन दोनों को मिलाने वाली मध्य बिंदु की रेखा है उस पर एक आवेश रखा हुआ है Q। ठीक है, और दोनों की दूरी अपने को बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ से दोनों आवेशों की दूरी r/2 हो गई। तो F1 का मान तो क्या होगा, जो टोटल होगा वो KQ बटे आर स्क्वायर होगा। और F2 का मान कितना होगा, यहाँ पर r/2 दूरी है तो यहाँ पर KQQ दो आवेश हैं, KQ स्क्वायर हो जाएगा, ये KQQ बटे r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r/2 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा 4KQQ बटे r का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें F1 प्लस F2 बराबर 0 लेके, तो ये जो Q का मान आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, जो Q का मान आएगा ये आपका आ जाएगा -Q/4। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस का 4 है ये उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, और फिर ये माइनस का Q आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -Q/4। अगला क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस है कि मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से L सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो तो अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये इसका सीधा आंसर हो जाएगा x बराबर 100 - L बटे L गुणा R। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका मीटर सेतु का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का, जो आपको इसमें पूछ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो आपका रहेगा केमिस्ट्री का 2022 का लैब असिस्टेंट का पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर इसके लैब असिस्टेंट के अच्छे लगे हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, तो उसका अपना आंसर है वो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जो कुछ क्वेश्चन के आंसर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।